हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में साइंस में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रस्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। कुछ एक अमेजिंग फैक्ट है उसके बारे में बताएंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। नाउ व्हाट इज रस्टिंग। आपने देखा होगा कि लोहे की कोई चीज है, अगर आप उसको पूरी तरीके से क्योर नहीं करके रख रहे, पेंट नहीं कर रहे या टाइम टू टाइम उसका क्लीनिंग नहीं कर रहे, तो उस पे एक येलो कलर की या ब्राउन कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। वो जो लेयर होती है वही क्या कहलाती है, रस्ट। नाउ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। मीन्स आयरन का जो डिटेरियोरेशन है, लोहे की जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उन्हें हम मॉइस्चर में, एयर में ओपन रख दें या इम्प्योरिटीज के बीच में रख दिया जाए तो उसमें उसका डिटेरियोरेट्स हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। ये जो चेंज है वही क्या कहलाती है, रस्टिंग। रस्टिंग एक तरीके का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन का मीनिंग है ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपली हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे Fe है, Fe में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये क्या बना लेगा, Fe2O3। तो Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Fe अगर किसी और कंपोनेंट के फॉर्म में है तो यहाँ पे +2 भी आ सकता है, तो Fe का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। नाउ when substance made up of iron are exposed to oxygen and moisture in the atmosphere, it form a brown red layer। सबसे पहले येलो होती है, उसके बाद रेडिश, फिर ब्राउन रेड, फिर डार्क ब्राउन, और एटलीस्ट जब बहुत ज्यादा रस्टिंग हो जाती है तो वो ब्लैकिश हो जाता है। ब्राउन रेड जो कलर लेयर आती है उसे क्या बोलते हैं हम, रस्ट। लेकिन आयरन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, मॉइस्चर की प्रेजेंस होनी चाहिए। इन दोनों की प्रेजेंस में और कुछ इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस में, मेन बेसिकली ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाएगी मेटल की शीट के ऊपर, आयरन की शीट के ऊपर, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, रस्ट। वो जो लेयर है उसको रस्ट बोलते हैं और जो प्रोसेस है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। आपने अभी पढ़ा कैसा होता है, केमिकल चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। ये इरिवर्सिबल है, यानी रस्ट से आप वापस आयरन नहीं बना सकते। एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नया प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, रस्ट। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। नंबर ऑफ H2O ये क्या है, X। एज नंबर ऑफ H2O इंक्रीज, कलर डीपनेस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे येलो है तो X की वैल्यू कम होगी, फिर रेडिश हुआ तो थोड़ी X की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ब्राउन रेड हुआ X की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। यानी वाटर मॉलिक्यूल, मॉइस्चर जब उसमें कंटेंट बढ़ता रहेगा तो कलर की डीपनेस भी बढ़ती रहेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन जनरली कॉज्ड बाय मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड, it is present in air, and oxygen O2। इनकी प्रेजेंस में ही रस्टिंग होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है, Fe के साथ में इनका होना जरूरी है। वाटर और ऑक्सीजन ये Fe से रिएक्ट करते हैं और CO2 एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है।
रस्टिंग टेक प्लेस व्हेन आयरन इज इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट एयर। रस्टिंग तभी होगा जब आयरन किसके कांटेक्ट में होगा, मॉइस्ट एयर। देखिए ये दोनों किसके कंपोनेंट है, एयर के, और ये क्या है, मॉइस्चर। तो टोटल ये किसका कंपोनेंट है, एयर का, और ये क्या हो गया, वाटर वेपर, मॉइस्चर। तो हमारे पास में आयरन किसके कांटेक्ट में आ गया, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ गया। तो इट मींस इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रस्टिंग हो जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, काफी टाइम लगता है इसके लिए रस्टिंग होने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। आयरन Fe, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ऑक्सीजन एयर से मिलेगी, वाटर मॉइस्चर एयर के अंदर ही होगा, या फिर बाहर से कहीं पानी गिर रहा हो उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर आ रहा हो, तब भी वाटर वेपर आपका मॉइस्चर बन सकता है, वाटर कांटेक्ट में आ सकता है, और ये क्या बना लेता है, रस्ट। रस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन भी कौन सा, फेरिक ऑक्साइड। आयरन के दो फॉर्म होते हैं, फेरस और फेरिक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। और फिर इसमें मॉइस्चर जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, XH2O। नाउ इसी चीज को यहाँ डायग्राम में बताया गया है। ये आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन के ऑब्जेक्ट में Fe+2 स्टेट यानी Fe है, ये सिंबल होता है इसका, ऑक्सीजन एयर, वाटर ड्रॉपलेट यानी मॉइस्चर, और ये सब मिलकर के क्या बना लेते हैं, रस्ट। ओके, ये कुछ एग्जांपल, ये देखिए पाइप क्या हो गया, एकदम ब्राउनिश कलर का हो गया, ब्लैकिश ब्राउन। ये जंजीर लोहे की बनी है, ये शेप लोहे का बना हुआ, और आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब, और धीरे धीरे एयर और मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में ये क्या हो गया, किस रेडिश ब्राउन, यानी इसमें रस्ट लग गया। नाउ फैक्टर्स विच अफेक्ट रस्टिंग। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने पीछे देखा भी है कि आपके पास CO2 होना जरूरी है, O2 होना जरूरी है, मॉइस्चर होना जरूरी है। तो ये सब चीजें तो है ही है। इसके अलावा और कौन सी चीज है जो कि कोरोजन को स्पीड अप करती है, बढ़ाती है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कोई भी मेटल जो होगी वो जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उसका कोरोजन उतना ही फास्ट होगा। Fe एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किसके प्रोपोर्शनल होगा, कोरोजन के। कोरोजन क्या होता है, डिटीरियोरेशन ऑफ कोरोजन, डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल। मेटल क्या हो गई, कोरोड हो जाती है। और यहाँ पर रिएक्टिविटी इंक्रीज, कोरोजन इंक्रीज। कोरोजन अगर आयरन का हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग। तो रस्टिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल। मेटल के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी आ गई है, जैसे Fe है, Fe में कोई इम्प्योरिटी मिक्स हो गई, तो इम्प्योरिटी मिक्स होने से इसकी रिएक्टिविटी अलग होगी, इसकी रिएक्टिविटी अलग होगी। तो रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी, अगर Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये कोरोड हो जाएगा, अगर इम्प्योरिटी की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो कोरोड हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी क्या करती है, स्पीड अप कर देती है। मेटल के अंदर कोई दूसरी मेटल मिला दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, इससे रस्टिंग जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस NaCl। आपके पास मॉइस्चर है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही रस्टिंग होगी। और अगर उस मॉइस्चर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया, मींस सॉल्टी वाटर है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, रस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी रस्टिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये चीजें तो नेसेसरी है। फोर्थ और फिफ्थ, CO2 इन वाटर या इन एयर, एयर एंड मॉइस्चर। एयर में हमारे पास O2 भी है और CO2 भी है, तो इनकी वजह से रस्टिंग क्या हो जाती है, इनकी प्रेजेंस की वजह से रस्टिंग फास्ट हो जाती है। मींस मेटल इजीली कोरोड हो जाएगी। स्ट्रेन इन मेटल लाइक डेंट्स। अगर एकदम प्लेन शीट है, उसमें किसी तरह का कोई डेंट नहीं है, तो कोरोजन की पॉसिबिलिटी कम होती है।
अगर किसी में डेंट आ गया है या ब्रेक आ गया, तब यहाँ एक जगह पर क्या हो जाएगा, एयर या इम्प्योरिटी जो होगी वो कलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सेंड जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, मीन्स इतना जो एरिया होगा ये यहाँ पर सेंड कलेक्ट होने की वजह से Fe एक्सपोज नहीं हो पाएगा, और इस जगह पे क्या Fe एक्सपोज होगा। ये जो एरिया है यहाँ पर Fe एक्सपोज हो रहा है, ये Fe का है, तो यहाँ पर Fe एक्सपोज हो रहा है, इस एरिया में Fe एक्सपोज हो रहा है, और यहाँ पर Fe कहाँ है, इसके सैंड के नीचे। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग तरह के एरिया बन गए, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गई, सैंड की इम्प्योरिटी, और सैंड की इम्प्योरिटी आते ही रस्टिंग जो हो जाता है वो क्या हो जाती है, फास्ट। ये कुछ चीजें थी जो कि फैक्टर अफेक्ट कर रही थी रस्टिंग को। रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज होगी तो रस्टिंग इंक्रीज, इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे तो रस्टिंग इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो भी रस्टिंग इंक्रीज होगा, CO2, एयर, मॉइस्चर, इनकी वजह से रस्टिंग इंक्रीज होता है। और अगर प्लेन सरफेस है तो आपकी रस्टिंग नहीं होगी या होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, और अगर डेंट्स आ गए, कर्वेचर आ गया, तो उसके अंदर रस्टिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए, बहुत सारे मेथड है। कुछ कॉमन मेथड हम घरों में काम में भी लेते हैं और कुछ नए सुनेंगे आप इसमें। जैसे साइकिल जब हम चलाते हैं तो उसमें देखिए ये क्या हो रहा है, ग्रीस यूज किया जा रहा है इसमें, या ऑयलिंग हम करते हैं तो ऑयल इसमें लगाया जा रहा है, या फिर पेंट कर देते हैं आयरन की कोई चीज है या डोर है या विंडोज है तो इन पे हम क्या कर देते हैं, पेंट। तो इन पेंट की वजह से या ऑयल या ग्रीस की वजह से Fe जो मेटल होती है वो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, जिससे कि रस्टिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही कुछ मेथड हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये मेथड कैसे हो गए, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मीनिंग हो गया कि मेटल के कांटेक्ट में एयर और मॉइस्चर को मत आने दो, रोक दो। कोई भी ऐसा मेथड जो कि मेटल को एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट में ही नहीं होने देता, तो उसे हम बोलते हैं बैरियर मेथड। इन दिस मेथड अ बैरियर इज प्लेस्ड between iron and atmosphere, atmospheric air. It is the barrier protection can be achieved by any one of the method. ये जो तीन मेथड दे रखे इनमें से कोई एक मेथड यूज कर लेते हैं। फर्स्ट, सरफेस इज कोटेड विद पेंट, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। डोर्स और विंडोज को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। नाउ द सरफेस इज प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऑयल और ग्रीस लगाने से एयर मेटल सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आती। द मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मेटल लाइक टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। ऐसी बहुत सारी पैसिव मेटल्स होती है, या ऐसी बहुत सारी मेटल्स होती है इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल जिसको बोलते हैं। Fe है, Fe के ऊपर कवर कर देते हैं, Fe का कोई ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर कवरिंग कर दी किसकी, अनदर मेटल की, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये कवरिंग की है, तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप टिन की लेयरिंग कर सकते हैं। सारी पैसिव मेटल्स नहीं है, यहाँ पर टिन की प्लेटिंग कर दी, या निकल की प्लेटिंग कर दी, जिंक की प्लेटिंग कर दी, या क्रोमियम और एल्यूमिनियम की प्लेटिंग कर दी है। तो ये क्या करते हैं कि इस Fe को एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं आने देते। इसी को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटेड मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बोलते हैं। जितने भी कार है या बाइक्स है, साइकिल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई होती है। Many vehicles such as cycle, motors, car made from iron sheets are protected from rusting by paint. Iron articles are electroplated with coating of other metals. Other metals, tin, nickel, zinc, chromium, aluminium, etc. are electroplated method. Now galvanization.
एक बहुत ही अच्छा मेथड काम में लिया जाता है गैल्वेनाइजेशन। इसमें in this method iron is protected from rusting by covering it with a layer of more active। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी मेटल नहीं यूज करनी है आपको, सिर्फ मोर एक्टिव मेटल देन आयरन, ऐसी मेटल यूज करनी है जो कि Fe से भी ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे एक मेटल आपके पास Fe और दूसरी मेटल आपके पास क्या है, यहाँ पर रिएक्टिव मेटल हम क्या ले लेते हैं, जिंक। जिंक का केस होगा, जिंक की लेयर होगी, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जाती है। जिंक मेटल में ऑब्जेक्ट को डिप करके और फिर उसके बाद लेयर लगाई जाती है। कैसे होता है ये इसको दिखाएंगे पिक्चर से। तो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में Fe नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है। जिंक को हम दूसरे कलर से बना के बताएं, ये जिंक। जब आप इसमें करोगे, Fe को इसमें डिप कर दिया, ऑब्जेक्ट को इसमें डिप कर दिया, तो आपके पास में क्या होएगा, अंदर तो पूरा Fe का मटेरियल है, अंदर पूरा Fe का, और इसके सॉल्यूशन में करते बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, जिंक की लेयर, जिंक की कवरिंग। अब देखिए दोनों में से मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, जिंक। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। Fe क्या है, लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होता है उसी का कोरोजन होगा, तो कोरोड कौन हो रहा है, जिंक। मतलब जिंक अपना सेक्रीफाइस कर रहा है और Fe को प्रोटेक्ट कर रहा है। Fe के चारों तरफ जब तक जिंक है तब तक ये जिंक इसको प्रोटेक्ट करता रहेगा, सेक्रीफाइस करके, खुद का सेक्रीफाइस करके इस Fe को रस्टिंग होने, कोरोड होने से बचाता रहता है। और इसी को हम बोलते हैं लेयर लगाना, Fe के चारों तरफ जिंक की लेयर लगाना, यही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। Zinc is commonly used for conveying iron surface. The process of covering iron with zinc is called galvanization. Zinc is more reactive, so zinc loses electron in preference of iron, so it is consumed with time, and iron metal is not rusted. Iron metal खराब नहीं होगा जब तक Fe के ऊपर जिंक है, जिंक ही सेक्रीफाइस करेगा, जिंक ही इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक का ही कोरोजन होगा, लेकिन Fe सेफ रहेगा। The galvanized iron materials maintain their luster. सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर Fe के कारण जो लस्टर आता है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि इसके ऊपर इनविजिबल लेयर की कोटिंग कर देते हैं बेसिक जिंक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3 डॉट ZnOH का होल ट्वाइस ऑन द जिंक फिल्म। जिंक फिल्म के ऊपर इसकी कोटिंग लगा देने से एकदम लश्कर बना रहता है, चमक बनी रहती है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये स्टील, कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर यही लेयर है जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट। इसको डिप किया, इसमें बाहर निकाला, ये क्या बन गया, गैल्वेनाइज्ड स्टील। देखिए इसमें कितनी चमक है और यहाँ पे चमक नहीं है, तो चमक को भी, इसके लस्टर को भी मेंटेन रखा जाता है। इसके चारों तरफ किसकी लेयर लगाई जाती है, बेसिक जिंक कार्बोनेट की। ये जो प्रोसेस है Fe के ऑब्जेक्ट पर जिंक की लेयर चढ़ाना, इसको ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इसकी वजह से जिंक अपना सेक्रीफाइस करके Fe को कोरोड होने से बचाता है। थर्ड मेथड, बाय मेकिंग एलॉय। एलॉय बना करके हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो स्टील होता है उसमें दो चीजें होती है, Fe और कार्बन। यहाँ आप देख रहे हैं रेड कलर की लेयर, ये जो रेड कलर की लेयर है, ये रेड वाली लेयर, रस्ट हमारा कैसा होता है, रेड, ये रस्ट है। और स्टील के अंदर आपके पास ये रस्ट, स्टील के अंदर क्या है आपके पास, Fe और कार्बन। इसके पास क्या है, Fe और कार्बन, दो चीजें। और ये सरफेस यहां से क्या हो गई है,
एक्सपोज। अब यहां पर क्या हुआ, आपके पास किसका आ गया, रेड कलर की लेयर मीन्स रस्ट बन गई। फॉर्मेशन किसका हो गया, आयरन ऑक्साइड का, Fe2O3। कब, जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, O2 के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तब। अब हमने इसी स्टील को क्या कर दिया, स्टेनलेस स्टील बना दिया। स्टेनलेस स्टील में मेन कंपोनेंट कौन है, Fe, और कौन है, कार्बन, और कौन है, क्रोमियम, Cr2Cr, क्रोमियम। और क्रोमियम भी कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 11%, 10.5 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, या इसके बराबर। इससे कम होगा तो वो कोरोड हो जाएगा। कार्बन जब इससे ज्यादा होगा तो ये क्या बना लेगा, स्टेनलेस स्टील। ये चीज देखो कंपोजिशन दिया है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, अदर एलिमेंट, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होगा कि जैसे ही इसमें O2 रिएक्ट करेगा Fe से, तो Fe की बजाय वो किससे रिएक्ट करेगा, क्रोमियम से, और क्रोमियम के अंदर क्या बना देगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, क्या बना देगा, Cr2O3। ये एकदम एडहर नेचर का होता है, चिपक जाता है उसके ऊपर। मीन्स अब यहां पर ये लेयर किसकी बन गई, पूरी की पूरी लेयर क्रोमियम ऑक्साइड की। और ये पैसिव नेचर का होता है, मीन्स अब ये हटने वाला नहीं, अब दोबारा से इसके साथ में रिएक्शन, इसको O2 रिएक्ट नहीं करेगा। जितना क्रोमियम है Cr2O3 में बदल गया, लेयर बन गई, खत्म, नया इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग होगा नहीं। तो Fe रस्ट होने से बच गया, Fe की रस्टिंग होने से बच गई, इसलिए स्टेनलेस स्टील के अंदर रस्टिंग नहीं होती। नॉर्मल स्टील के अंदर जंग लग जाता है। बर्तनों में, हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें जंग लगने का यही कारण है, क्योंकि क्रोमियम होता तो है पर कम होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के नाम से बेचा जाता है इसको। लेकिन अगर वो स्टेनलेस स्टील है तो क्रोमियम कंटेंट हमारा इतना होगा और वो कोरोड कभी नहीं होगा। अच्छा, जो स्टील होता है वो कभी कोरोड नहीं होता। यही चीज लिखिए, स्टेनलेस स्टील में, इन स्टेनलेस स्टील क्रोमियम इज नियर अबाउट 11%, 10.5 नियर अबाउट 11। इट इज पैसिव इन नेचर, मीन्स एडर होता है, चिपक गया, आगे रिएक्शन नहीं करेगा, सो इट इज नॉट कोरोड। स्टेनलेस स्टील जो होगा उसमें Fe कोरोड नहीं होता। नाउ यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज किया जाता है। Fe को उसके अंदर, आयरन ऑब्जेक्ट को उसमें डिप किया जाता है, उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, जैसे सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट आर जनरली यूज्ड एज एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी, मीन्स जब इनके ऊपर एल्काइल फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट का, एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट की लेयर लगा दी जाएगी तो वो एंटी रस्ट सॉल्यूशन का काम करती है, आयरन को रस्ट होने से बचाती है। अब ये एक बहुत अमेजिंग फैक्ट, दिल्ली में जो घूमने के लिए गए हैं या जो वहां रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो ये पिक्चर देखा होगा। ये जो मीनार दिखाई दे रहा है, इट इज कुतुब मीनार, बहुत साल पहले बना था, ठीक है, बहुत साल पहले किससे बनाया है, आयरन से ही बना है। और महरौली दिल्ली के अंदर है, खुले के अंदर, जिसके अंदर हॉट सन एयर भी है, टॉक्सिक मटेरियल है, पॉल्यूटेंट भी होते हैं, पॉल्यूशन टॉक्सिक पॉल्यूशन है वहां पर, थंडरस्टॉर्म्स है, मॉइस्चर है, और लेकिन कितने साल पुराना है, 300 साल पुराना, फिर भी अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा, ना लगेगा, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। इट इज कुतुब मीनार आयरन पिलर सिचुएटेड इन महरौली दिल्ली, ओपन एयर में है, मीन्स इस पे सनलाइट भी आ रही है, मॉइस्चर भी है और टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स भी है। सब चीज होने के बावजूद इसमें रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ
इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अमेजिंग फैक्ट है, आज तक पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है अभी तक बना हुआ जिसमें रस्टिंग नहीं हो। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इंडियंस ने बनाया है इसलिए बहुत ही तारीफ काबिल है ये। क्रिस्टलाइजेशन, रस्टिंग यहीं तक था। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टल बनाने हैं। क्रिस्टल बनाना मीन्स आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना, सॉल्वेंट को खत्म करना, ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। एक तरीके का प्यूरिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस है, प्योर मटेरियल आपको मिलेगा, ऑब्टेन होगा। क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस अगर इम्प्योर है और हम उसको प्योर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक फिजिकल टेक्निक है प्यूरिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का सेपरेट किया जाता है फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, इट इज क्रिस्टलाइजेशन। It is a process in which solid dissolve in liquid arrange itself in well-defined 3D structure, और इस 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टल और प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिजिकल चेंज, मीन्स फिजिकल चेंज है, इसमें 3D स्ट्रक्चर बनती है, उसे क्रिस्टल बोलेंगे, प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, और प्यूरिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस होता है और सेपरेशन ऑफ सॉल्ट होता है फ्रॉम सॉल्यूशन। ये सारे नेचर किसकी, सारे प्रॉपर्टीज किसकी होती है? क्रिस्टलाइजेशन की। एग्जांपल प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर और सेपरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। पहले डायग्राम से देख लेते हैं, यहाँ पर कितने स्टेप में कंप्लीट होता है क्रिस्टलाइजेशन? 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले फर्स्ट वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, या हमें कोई सॉल्यूशन इम्प्योर सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, हमारे पास सॉल्वेंट है और इम्प्योर सॉलिड है। हमें इस इम्प्योर सॉलिड के क्या बनाने? प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बनाने। तो यहाँ पर इसे अच्छे से इम्प्योर सॉलिड को इसमें स्टेयर किया, डिसॉल्व हो गया, जैसे शुगर और सैंड मिक्स हो गया, और आप चाहते हैं कि शुगर के वापस क्रिस्टल बना ले, या सॉल्ट और सैंड मिक्स हो गया, ठीक है, इम्प्योरिटी किसी की भी हो सकती है। तो आपने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, थोड़े से पानी में लेके इसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया। अब क्या होगा? सॉइल तो डिसॉल्व होगा नहीं और सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने पर हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा? सॉल्टी वाटर मिलेगा। इस सॉल्टी वाटर को किस में ले लेंगे? इवेपोरेटिंग बेसिन में या डिस्क में ले लेंगे और इसे हीट अप करेंगे। सॉल्यूशन इज टू हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। हमने इसीलिए थोड़ा सा सॉल्वेंट ही यूज करना है क्योंकि इस सारे को हमें इवेपोरेट करना होता है। जब काफी सारा सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाए, हॉट सॉल्यूशन जो होगा, थोड़ा सा सॉल्वेंट रह जाए, ये जो हॉट सॉल्यूशन होगा इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अलाउड टू कूल टू ऑब्टेन क्रिस्टल। जब आप इसे कूल करेंगे तो इसके क्या बनेंगे? किनारे पर इस तरीके के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब इस पूरी सॉल्यूशन को स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे। कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स बाय प्रेसिंग दैम बिटवीन शीट्स ऑफ। ज्यादा प्रेस नहीं करना, अदरवाइज क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाएगा। 2 फिल्टर पेपर के बीच में इसको प्रेस करके जो बचा हुआ सॉल्वेंट है उसे हटा देंगे और रिमेनिंग को इसके ऊपर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जो हमें मिलेगा वो हमारे पास प्योर क्रिस्टल होगा। मीन्स इम्प्योरिटी हमने यही रिमूव कर दिया, उसके बाद हमें जो क्रिस्टल है सॉल्ट के या शुगर के वो हमें कहाँ मिल जाएंगे? फिल्टर पेपर के ऊपर। यही सारा प्रोसेस हमने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? द सॉल्यूशन इज हीटेड इन एन ओपन कंटेनर।
सॉल्यूशन बना लिया इम्प्योर सॉलिड का, उसके बाद ओपन कंटेनर में इसको हीट अप किया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट टू इवेपोरेटिंग एंड लिविंग बिहाइंड द सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्यूट बच जाएगा। व्हेन ये सेकेंड स्टेप हो गया। व्हेन सॉल्यूशन कूल्स क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग जाएंगे सॉल्यूशन में, क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, मीन्स जैसे हमारे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है उसी तरीके से हम क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब हमें छोटे आकार के क्रिस्टल चाहिए या बड़े आकार के क्रिस्टल चाहिए, तो हमारा ये चीज किस पे डिपेंड करता है, कूलिंग रेट पर। द अनडिसॉल्व्ड सॉलिड एंड द लिक्विड आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एक्चुअली में ये स्टेप सबसे पहले करना है और बाकी सब बाद में। अगर हमने फास्ट कूलिंग कर दिया तो इसके अंदर टाइनी छोटे आकार के मिलेंगे, अगर हमने स्लो कूलिंग करा है तो हमें बड़े आकार के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो क्रिस्टल जैसे हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम कूलिंग करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया क्रिस्टलाइजेशन का। टोटल स्टेप हुए 4, फर्स्ट में डिसॉल्व करना है, सेकेंड में इवेपोरेशन करना है, थर्ड के अंदर क्रिस्टल बनेंगे, सेपरेट होंगे, कूल डाउन करना है उसे हॉट सॉल्यूशन को, और फोर्थ के अंदर फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर से हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है वाटर इवेपोरेट करके, इसमें हमें इम्प्योर सॉल्ट मिलता है और बाद में अदर मेथड से प्योर सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सेपरेशन ऑफ एलम क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, एलम का इम्प्योर सैंपल है उसे हमें प्योर एलम क्रिस्टल बनाने के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। और बहुत सारे फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके का प्रोसेस काम में लिया जाता है, मेडिसिन और को बनाने में ये मेथड काम में लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।